सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो हमारा रैपिड न्यूज एनालिसिस का लेक्चर 8 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि 14 अक्टूबर के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आज का इंडेक्स रहेगा, जो जो हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज कवर करने वाले हैं। तो मेरी फर्स्ट न्यूज़ है कि रेड पांडा से रिलेटेड एक न्यूज़ है, जिसमें वाजा ने इसको फाइनल लिस्ट में ऐड किया है, तो हम डिस्कस करेंगे। देन आपका इसरो समुद्रयान एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन आपका पीएम इंटर्नशिप एक स्कीम नई लॉन्च करी गई है, उसको हम देखेंगे। देन आपका नागा ट्राइब से रिलेटेड एक न्यूज़ है, इसको हम ओवरऑल होलिस्टिकली कवर करने जाएंगे। देन आपका धौलागिरी पीक से एक न्यूज़ आई है, उसके हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। देन आपका नोबेल पीस प्राइज दे दिया गया है, उसको हम आज कवर करेंगे। ठीक है। तो आपके फर्स्ट न्यूज़ आती है आपके रेड पांडा से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट न्यूज़ रहेगा। तो इसमें बोला क्या गया है, इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। द हिंदू में नहीं आता है, मैंने किसी और इंपॉर्टेंट सोर्स उठाया। तो इसमें बोला गया है कि ये एक रेड पांडा प्रोग्राम जो कौन से वाले जू है, दार्जिलिंग पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने एक लॉन्च करा था, उसको फाइनल लिस्ट में डाल दिया गया है कि वाजा का एक कंजर्वेशन अवार्ड दिया जा रहा था, उसकी फाइनल लिस्ट में इसका नाम आया। ठीक है, दैट वाज द न्यूज़। हम डिस्कस करते हैं कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो जो जिस जू के बारे में बात करी जा रही है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इस जू की लोकेशन आपकी पड़ेगी, पद्मजा नायडू हिमालयन जू है, तो इसकी लोकेशन पड़ेगी आपकी दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में ये लाई करता है। देन आपकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1958 में। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एल्पाइन कंडीशन में यहाँ पे जो एनिमल्स है उनको रखा जाता है जो सुटेबल होती है। ठीक है। देन आपका नोटेबल ब्रीडिंग फीचर के स्पीशीज के बारे में बात करें तो रेड पांडास और स्नो लेपर्ड है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, रेड पांडास। ठीक है। देन आपका ग्लोबल एफिलिएशन, तो वाजा ने इसको एक वाजा का एक मेंबर है, दिस जू इज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। वाजा के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा दोबारा से। ठीक है। देन आपका लेगेसी की बात करें तो जो ये नाम पड़ा है ना, पद्माजी नायडू हिमालय, तो ये पद्माजी नायडू जो नाम है ना, वो आपका पड़ा है कहाँ से, जो अपने ऑनरेबल सरोजनी नायडू जी है उनकी बेटी के नाम पे। ठीक है। अब हम आते हैं रेड पांडा के बारे में। तो रेड पांडा जिसके बारे में स्पीशीज के बारे में बात करें तो ऐसे ये जो स्पीशीज है ना, इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके हर एग्जाम से, यूपीएससी या यूपीपीसीएस, कोई भी पीसीएस के एग्जाम के लिए। ठीक है, स्पीशीज क्योंकि फेवरेट टॉपिक रहता है किसी भी एग्जाम का। तो फर्स्ट आ जाती है आपके, एक तो इस देखो ना कितना क्यूट सा जानवर है, तो इट इज अ स्मॉल एंडेंजर्ड मैमल है, मैमल है। ठीक है। तो इसका दिखने में कैसा होता है, आपका रेडिश ब्राउन फर होते हैं इसके, बेली होती है, लेग्स होते हैं, व्हाइट लाइन, ये सब इसके फीचर बता रखे थे ना। आपको स्पेसिफिक इसका साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या है, एलुरिस फुल्जेंस। लेसर पांडा भी इसको बोल दिया जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो साइट्स वाली लिस्ट में इसको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है। ठीक है, एंडेंजर्ड लिस्ट में। देन वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर इसको शेड्यूल फर्स्ट में डाला गया है। ठीक है। देन इसकी लोकेशन की बात करें कि कहाँ कहाँ का इसका नेचुरल हैबिटेट है, तो वो आपका इंडिया में, नेपाल में है, भूटान में है, और आपका म्यांमार और साउथ चाइना में। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि इट इज ओनली एंडेमिक टू इंडिया या फिर नेपाल, तो नहीं, काफी और कंट्रीज में भी पाया जाता है, जैसे कि आपको पता है। मेरे को इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका सिक्किम में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय। डाइट की बात करें तो ये हर्बिवोरस है, घास पत्तियों पे जीवित रहता है। देन आपकी इसके ना और भी कह सकते हो सब स्पीशीज है, तो उसका फर्स्ट आपका हिमालयन रेड पांडा और आपका चाइनीज रेड पांडा। इनके साइंटिफिक नेम आपका एलोरिस फुल्जेंस और आपका एलोरिस सत्यानी। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बात है हम, कंजर्वेशन जो आपके की स्ट्रेटेजीज है वो हम क्या क्या फॉलो कर रहे हैं इनको बचाने के लिए। तो ये आपका ये किया है कि प्रिजर्वेशन रेस्टोरेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो भी इनके नेचुरल हैबिटेट उनको प्रिजर्व करा जाए। देन आपके जो रीजन है और जो इनके वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उनका ध्यान रखा जाए। देन आपका इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी और बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए। जो लोकल कम्युनिटीज है उनको हम सपोर्ट दे सकते हैं, वो इनका प्रिजर्वेशन अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं वाजा के बारे में। वाजा के बारे में आपको मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि व्हाट इज वाजा। तो वाजा की फुल फॉर्म है आपके वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी जानवर है जू और एक्वेरियम में रखे जा रहे हैं, उनका ध्यान सही से रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा एट द वर्ल्ड लेवल, तो इनका मेंटेनेंस का काम ये देखती है। ठीक है। देन आपका कंजर्वेशन इनिशिएटिव की बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये अलग अलग प्रोग्राम चालू करके रखती है, लोकल कम्युनिटीज और कंजर्वेशन ग्रुप का ध्यान रखते हैं कि क्या क्या सपोर्ट कर सकता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है। मैंने कहा बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो बता ही दिया था मैंने को, जू और एक्वेरियम की स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखे हैं, वो सब मेंटेन करना बाकी जो जू है उनके लिए जरूरी हो जाता है, तो ये सब स्टैंडर्ड बनाती है। ठीक है। देन आपका एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करें तो ये देखो बता ही रखा है, नॉर्मल चीजें हैं सब, मैंने पिछली स्लाइड में पिछले दिन के में भी बता दिया था। नेटवर्किंग की बात करें तो जू और एक्वेरियम इसके नेटवर्क को मेंटेन करने का इसका काम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये ध्यान रखता है कि जो भी हम, जैसे ये नहीं है कि जो आपका जू बना रहे हैं वो किसी
बायोस्फीयर रिजर्व या फिर किसी ईजेड या किसी, क्या बोलोगे आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को काट के बनाया जा रहा है, तो नहीं, वो इसका जरूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दे। नेक्स्ट अपनी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है आपकी इसरो समुद्रयान मिशन एक लॉन्च करा था, कब आपका सितंबर 24 में लॉन्च करा था, तो इसके बारे में फर्दर डेवलपमेंट क्या है, तो ये इसमें आगे प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया जा रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बता दीजिए कि इंडिया इज द सिक्स्थ कंट्री टू हैव इट्स ओन डीप सी मिशन। तो भाई स्पेस में तो हमने अपना झंडा गाड़ ही दिया है, तो हम डीप सी मिशन में भी अब ध्यान दे रहे हैं। आगे बात करेंगे कि क्यों हम इस तरफ जाने की बात चल रही है, ठीक है। तो इस मिशन में पोटेंशियल टू ओवरऑल ग्रोथ, तो कैसे ये मदद करेगा अपनी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में, वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मिशन के बारे में बताया गया है। तो जिस इक्विपमेंट या जिस मशीन की बात हो रही है वो आपका मत्स्य 6000 है, जिसको यूज करा जाएगा समुद्र के डीप में जाने तक के लिए। तो फोटो में आप देख ही सकते हो, ये है। इसके बारे में बात करें तो इसमें 3 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। सबमर्सिबल मिशन है और ये 6000 मीटर तक की हाइट आपके डेप्थ में जा सकता है सी में। और ये किसने बनाया, यहाँ से क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने बनाया, एनआईओटी। एनआईओटी की क्या, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई की कंपनी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। देन आपकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो 80 mm के थिक टाइटेनियम एलॉय से बनाया गया है, कि जो इसका प्रेशर है ना वो 600 गुना ज्यादा झेल सकता है सी लेवल के नॉर्मल प्रेशर से, ठीक है। देन आपकी और बात करें कि 12 to 16 आवर तो इसकी नॉर्मल है ही भाई, जो भी एक प्रोजेक्ट को हम इम्प्लीमेंट करें ऑपरेशन को, आपकी टाइम है आपका 12 to 16 आवर है। पर अब इन केस ऑफ इमरजेंसी वो 96 आवर तक भी सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले टाइटैनिक सबमर्सिबल एक इनिशिएटिव था जिसमें वो आपके रिमेन्स देखने जाते थे टाइटैनिक के, तो उसमें 5 लोगों की जान चली गई थी, वो मिला नहीं था, क्यों, बिकॉज ऑफ द सी, वो हैंडल नहीं कर पाया था प्रेशर जो आपका अंडर द वाटर होता है। पर इसमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया और आपका इमरजेंसी केसेस में इसकी जो 96 आवर उसकी जो सस्टेनेंस है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये बता ही दिया था मैंने आपको कि किसने डेवलप करा है, तो एनआईओटी ने करा है 1993 में। एनआईओटी के बारे में बात करें तो 1993 की ऑटोनोमस सोसाइटी है, जो किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ आपका अर्थ साइंसेज के अंडर। फर्दर बात करें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, क्यों बना रहे हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव है एक तो देखो ये बता रखा है, इकोनॉमिक जो आपके हार्वेस्टिंग था नॉन लिविंग एंड लिविंग रिसोर्सेज, जो भाई जो सी है ना, इसके बारे में बोला जाता है कि इट इज़ अ वास्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब काफ़ी, एक तो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स तो है ही वहाँ पे, देन बाकी वहाँ का अभी भी है ना, मैं काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना बचा है, और काफ़ी देखो ना कहीं 2/3 पार्ट तय करता है आपका, ठीक है। तो उसके बारे में देन आपका डीप सी मिशन है कि इट इज़ अ एम्बियस इंडियन इनिशिएटिव टू एक्सप्लोर एंड हार्नेस द डेप्थ ऑफ ओशियंस। देन आपकी इसकी कितनी कॉस्टिंग आई है आपका, देखो इतना बता रखा है। इसका मतलब के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है ना ओवरऑल 5 ईयर मिशन के लिए, वो आपका लगभग लगभग 4000 करोड़ के आसपास है। और इसका एम क्या है, तो डेवलप, देखो डीप सी माइनिंग करना, सबमर्सिबल मिशन, आपका अंडर वाटर रोबोटिक्स, देन आपका ये ची ची एडवाइजरी सर्विस है, आपका डीप ओशन सर्विस है एक्सप्लोरेशन के लिए, वो सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है, एम हो जाता है। ये सब इसके बारे में बता ही रखा है आपको कि 3 लोग जाएंगे, 6 किलोमीटर, 6000 मीटर जो आपको हाइट बताई थी मैंने डेप्थ। देन आपका किसके लिए, एक्सप्लोरिंग द डीप सी रिसोर्सेज, देन आपका बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट के लिए। एंडोरेंस आपका 12 आवर तक है नॉर्मल केस में, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो 96 आवर तक ये सस्टेन कर सकता है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं, इसके बारे में बताया हुआ है थोड़ा सा फोटो के थ्रू। इसकी कॉस्ट जो है ना एक वेसल को बनाने के आपके 300 कॉस्ट के लगभग पड़ती है, 21 आवर तक इन एंडोरेंस और 96 आवर में इमरजेंसी केस में। आपका ईयर ऑफ मिशन 2024 है। और डायमेंशन की बात करें तो लगभग ये जो एक सिटी बस होती है उसके जितने इसकी डायमेंशन है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे, नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो एक पीएम इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च करी है अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखो द हिंदू में आई थी हेडलाइन में, इसमें बात करी गई थी एक नई स्कीम की फॉर द यूथ। तो इसको अभी हम कवर करते हैं, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं वो मैंने आगे स्लाइड में कवर करें। तो इस स्कीम का जिक्र आपके यूनियन बजट 2024 में भी करा गया था, तो उसके फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये लॉन्च करिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं स्कीम में है क्या क्या, व्हाट आर द की पॉइंट्स। तो इस स्कीम का एम आता है आपका जो बच्चे हैं ना उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना फॉर द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है ना इंडिया में, तो उसके लिए कि उनको स्किल डेवलप कर सके वो साथ साथ, फॉर द स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, सीख सके। देन आपके कितने लोगों को, 1 करोड़ यंग पीपल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये इसका टेन्योर हो गया। देन आपका जो पैसा कितना दिया जाएगा, तो 4500 दिया जाएगा। देन आपको मतलब हर
मंथली स्टाइफन दिया जाएगा 4,500 और एक 500 रुपये दिए जाएंगे कंपनी वाइज जिसपे भी आप काम करने वाले हैं एज अ CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव की तरफ से फॉर 1 ईयर। देन आपकी बात करें तो वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा 6,000 फॉर द एनरोलमेंट के टाइम, मतलब एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। देन आपका इंश्योरेंस भी कवर होगा इसके अंदर। किस स्कीम के अंडर? आपका PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना। देन देख लेते हैं इसके व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो पहली बात तो एज हो जाती है, एज आपकी 21 से लेकर 24 तक है। और आपका लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, एक तो 10th या तो ग्रेजुएट वाले हो, हाँ 10th तक हो, 10th एटलीस्ट है। और एक मतलब एक्सेप्शन वाली कंडीशन है कि अगर कोई बंदा IIT IIM से पढ़ा हुआ है तो दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, ठीक है। देन आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ये है कि फुल टाइम जॉब नहीं होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल है इसके साथ। जब इनकम की बात करें तो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से एनुअली ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर आपके फैमिली में से आपके पेरेंट्स से कुछ कोई है तो यू आर नॉट एलिजिबल। और बेनिफिट्स की बात करें तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। तो इट प्रोवाइड्स, देखो प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे मैंने बात करी थी, स्किल्स प्रोवाइड करेगा इन द रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। और आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल सपोर्ट देगा आपके यंगस्टर को, ताकि अगर वो कुछ बिजनेस भी सेटअप करना चाहते हैं तो विद दैट मनी दे कैन डू। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नागा ट्राइब से रिलेटेड एक छोटा सा आर्टिकल है अपने द हिंदू में। तो इसमें बात करी गई कि नागा ट्राइब्स बॉडी सेट्स डेडलाइन फॉर गवर्नमेंट ऑन ऑटोनोमस टेरिटरी। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ व्हाट इज द न्यूज़। हाँ ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, जो नागा ट्राइब है ना, वो है ना ऑटोनोमस रीजन की डिमांड कर रहा है। कहाँ पे? जो आपके जो म्यांमार से जो ये वाला एरिया पड़ जाता है ना, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनके लिए ऑटोनोमस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये देखो। ऑटोनोमस टेरिटरी कंप्राइजेज ऑफ 6 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं ऑन द स्टेट बॉर्डरिंग म्यांमार। काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, अभी की न्यूज़ नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने बात करी, इन्होंने एक डेडलाइन डेट दी है, कब आपकी? 30 अक्टूबर, ठीक है। तो हम पहले अब आगे बात कर लेते हैं व्हाट आर द, मतलब भाई नागा ट्राइब के बारे में बात हो रही है तो देख लेते हैं। तो नागा ट्राइब के बारे में बात करी गई है, तो ये कौन है? दे आर द इंडिजिनस कम्युनिटी, यहाँ की नेटिव लोग हैं आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के। मेजर इनहेबिटेड एरिया इनके देखो नागालैंड है, मणिपुर है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार है। कैसे याद रख सकते हो उसका? आप माई ATM से भी याद रख सकते हो, ठीक है। देन आपका बोला जाता है कि इनका मतलब कहाँ से ओरिजिनेशन है, तो दे आर इंडो मंगोलाइट्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया अराउंड 10th BC से आए थे। देन आपका एथनिक कम्युनिटी काफ़ी सारे और भी ग्रुप आ जाते हैं इसमें, आयोस है, अंगामीज है, चैंग्स है, कोन्याक्स है और बाकी है। और इनके अलग अलग नाम भी, आपका नौका है, नाका है, हाओ है, चिन है, नागा है। कौन सा फेस्टिवल? ये इनके लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए फेमस, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो या न्यूज़ में भी देखा। और क्रिश्चियनिटी ये रिलीजन ये फॉलो करते हैं। ये इनका हॉर्नबिल फेस्टिवल की एक इमेज है। मतलब ये जो फेस्टिवल है ना, ये सिर्फ अपने ये नहीं कि लोकली सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके लिए ना काफ़ी और स्टेट या और कंट्री में भी ये जाके परफॉर्म करते हैं। देख सकते हो आप हॉर्नबिल फेस्टिवल 2021 का। तो आप देख रहे हो इनके लिए परफॉर्मेंस होती है पूरी बकायदा, किसी स्टेट कंट्री में इनको बुलाया जाता है फॉर द परफॉर्मेंस। काफ़ी फेमस डांस है। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन बताई जाए इसके बारे में, तो ये सिर्फ है ना एक सिंगल ट्राइब नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ये है ना सिंगल ट्राइब नहीं है, पूरी एक एथनिक कम्युनिटी है जिसमें और भी लोग हैं। कहाँ का? आपके नागालैंड और आपके नेबरिंग जो स्टेट्स है ना, उन सब में लाई करते हैं। बाकी देखो इसमें और भी देखो कितने सारे 19 मेजर ट्राइब्स हैं। अयोस है, अंगामीज है, चांग्स है, चाकीसांग्स है, कबूस है, कचास है, ये सब आप देख लेना। देन आपके हिस्ट्री की बात करें ना कि बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, कहाँ से ये आए, तो नागा हुए था जब जब ब्रिटिश आए थे ना, ब्रिटिशर इंडिया में आए थे तो 1826 के आसपास उन्होंने असम को कैप्चर कर ही लिया था। देन 1881 में उन्होंने नागाल से हिल्स थे ना जहाँ पे थोड़े से, तो उसको भी उन्होंने अंडर ब्रिटिश इंडिया ले लिया था। देन 1946 में एक काउंसिल बनाई गई थी, जब जब वो जा रहे थे ना, उस टाइम की बात है, वापस आ रहे थे, तो नागा ब्रिटिश, तो नागा नेशनल काउंसिल करके काउंसिल बनाई गई थी जिसमें अंगामी जापू थे, फिजो, उनको लीडरशिप लीडर बनाया गया था। तो देन आपका इन्होंने ना 90, ये देखो डेट बता रखी है, अगस्त 14 1947 में एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था नागालैंड को। बट आफ्टर फिर फर्दर, तो देखो ना यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे इंसर्जेंसी वाली चीज कर करके इसको वापस इंडिया में ले लिया गया था। ये सब बताया गया, ये सब देखो फेडरल गवर्नमेंट तक बना ली थी। और बताया गया था कि ये देखो डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम वो सब, तो इसको आपका नागालैंड स्टेट में बना दिया गया था कब? 1963 में। देन आपके फर्दर डेवलपमेंट बता रखी है, आप देख लेना कौन कौन से ग्रुप थे ये जो उसके बारे में, जो NSCN के बारे में बताया गया, उसमें क्या क्या फर्दर हुई थी वो सब डेवलपमेंट बताई गई है इसमें। सब आपके एग्जाम के लिए ओके ओके, आप मेंस में यूज कर सकते हो इसको। देन आपकी नेक्स्ट न्यूज़ आती है एक, इस न्यूज़ में था क्या वैसे, हम क्यों कवर कर रहे हैं कि अभी है ना कुछ फॉरेनर्स आए थे इस पीक को ऐसे क्लाइम करने के लिए, पर है ना वो उनकी डेथ हो गई
कुछ रीजंस की वजह से मतलब वो क्लाइम करते करते गिर गए, जो भी मिस हैपनिंग होगी, तो उस न्यूज़ को हम ऐसे कवर कर रहे हैं कि उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, कि जो माउंट धौला गिरी उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सी ओवर आइडिया ले लेते हैं भाई, एग्जाम का कोई भरोसा नहीं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि ये एक अपनी सेवेंथ हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन द वर्ल्ड। इसकी हाइट की बात करें तो एलिवेशन आपका 8,167 मीटर की है, 26,700 यहाँ 95 आपकी फीट हाइट है फ्रॉम द सी लेवल। और आपकी लोकेशन की बात करें तो धौलागिरी हिमालय माउंटेन में ये लाई करते हैं, कहाँ पे, नेपाल में, जो कि लाई करता है हिमालयन माउंटेन रेंज का एक ही पार्ट है। देन आपकी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ 8,000ers। 8,000ers किनको बोला जाता है, तो जो मोर देन 8,000 मीटर जिनकी हाइट होती है, तो उसका ये पार्ट है। देन धौलागिरी का मतलब क्या होता है, तो धौलागिरी का मतलब होता है आपका व्हाइट माउंटेन इन संस्कृत, तो वहां से इसका नाम आया था, क्यों, बिकॉज ऑफ द स्नोई पीक्स एंड ग्लेशियर, आप देख सकते हो, ऐसा है इसके। देन फिजिकल फीचर की बात करें तो इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन लोकेटेड एंटायरली विद इन नेपाल। मतलब माउंट एवरेस्ट ऐसा है जो इंडिया में भी लाई करता है और आपके नेपाल में भी लाई करता है, ये सिर्फ ऐसा है जो पूरे नेपाल में लाई करता है, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाती है। देन आपके एक्सटेंशन की बात करें तो 120 किलोमीटर है, कौन सी रिवर पे है, इसके अंदर जो काली गंडकी रिवर है और आपका बेरी रिवर है इसके वेस्ट में, वो सप्लाई करती है। देन आपकी हाईएस्ट पॉइंट आपका गंडक रिवर बेसिन पे है, उसका पार्ट है। देन आपका इट इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग माउंटेन टू क्लाइम ड्यू टू, मतलब काफ़ी है ना, मुश्किल है इसकी चढ़ाई करना, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने का रीज़न हो सकता है। देन आपका फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन किसने करा था, वो थी आपकी एक स्विस स्विस का क्लाइंबर, आपका मैक्स एस्ले नाम था उनका, 1960 में उन्होंने करा था, ये आप देख सकते हो फोटो में। तो ये आपका अपना माउंट एवरेस्ट है। देन आपका K2 है, ये फर्स्ट है, सेकेंड है। देन आपका कंचनजंगा पड़ता है। देन आपका लोथ्स पड़ता है, मकालू पड़ता है, यहाँ पे आपका देखो ये रहा धौलागिरी, ठीक है। ये आप आज की हमारी लास्ट न्यूज़ रहेगी। तो जो नोबेल प्राइज दिए जा रहे थे ना, उसमें आपका पीस प्राइज भी दे दिया गया है, मतलब बता दिया गया है कि किसको दिया जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्टली ना वहाँ से उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई है। तो इसमें दिया गया है आपके ना, किसको दिया, बहुत अच्छे नोबेल कोज के लिए दिया गया है। तो ये दिया गया आपके एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये देखो, निहॉन हिदानक्यू। क्या है नो नियॉन हिदानक्यू, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें है ना, बात करेगी थी जब जब जापान में आपका न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुए थे ना, जो गिरा दिए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के। तो उस टाइम जो लोग बच गए थे ना, दो सर्वाइवर्स, तो उन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो उनका ना मोटो कहीं ना कहीं ये था कि हमें ना जो भी सारे न्यूक्लियर वेपन्स के हैं उनको बिल्कुल ही बंद कर दे। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, द ग्रास रूट मूवमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स, ये सब वो में जो मैंने आपको बताया, उनको मिला है। देखो इन रिस्पॉन्स, जो अगस्त 1945 में एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था ना, तो उसके लिए तो देखो उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ था, आज तक भी वो कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं जापान वाले। आज भी बायोलॉजिकली उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जब वो पैदा होते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। बाकी ये सब बताया गया है कि व्हाट आर द टेस्टिमनी ऑफ हिबाक्सु द सर्वाइवर्स ऑफ, ठीक है, ये सब बताया हुआ है इन्होंने, कि आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी चीज़ है। तो ये बताया गया कि जो नॉर्वे नोबल कमेटी है ना, उन्होंने ये बोला कि वी आर, मतलब हम इनकरेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर वेपन है उनको रोकने के लिए, जो नई इनिशिएटिव लॉन्च करा था, 80 साल हो गए उस बात को लगभग। तो ये देखो बताया गया 80 साल होने वाले हैं जो दो अमेरिका के बॉम्ब, उसमें लगभग देखो 1,20,000 जो इनहेबिटेंट थे ना हिरोशिमा और नागासाकी, वो मरे थे यार, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, 1.2 लाख। तो वही सब बताया गया कि डाइड ऑफ बर्न, कोई रेडिएशन से मर गया था, कोई उसके उस टाइम नहीं मरा था पर कुछ टाइम बाद मर गया था। ये जो ये पर्सन है ना, ये वन ऑफ द सर्वाइवर है उस वाले एक्सप्लोजन के। देखो ये बता रखा है इन्होंने, को चेयर आपका, तो ये आपके को चेयर भी उस वाले ऑर्गेनाइजेशन के, तोशियोकी मिमियाकी, वो सर्वाइव 1945 एटॉमिक बॉम्ब ऑफ हिरोशिमा, रिएक्ट एज ही अटेंड्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर 2024 नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, ये बताया गया है। खुश लग रहे हैं। फिर आप कहना एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैंने पहले बता दिया, तो एक बार थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ क्या। तो जो नोबेल प्राइज है ना, वो क्यों दिया जाता है, किसके वजह से दिया जाता है, तो उनका नाम है आपका एल्फ्रेड नोबल। इन्होंने स्टार्ट करा था, कौन है आपके, इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो क्यों दिया जाता है नोबेल प्राइज, फॉर द बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, ठीक है। देन आप कहना कितने आ जाते हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये सब 6 कैटेगरी होती है जिसमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। कैसे अलग है ये कैसे अलग है, तो जो पीस वाला है और जो बाकी के 5 है ना, उनके जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होता है ना, तो यहाँ पे देखो बता रखा है, द प्राइज सेरेमनी इज हेल्ड इन स्टॉकहोम। जो बाकी के पास है ना, उनकी तो
स्टॉकहोम में होती है, और जो पीस वाला है ना उसकी सेरेमनी आपकी ऑस्लो में होती है। पर क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है सेम टाइम पे होती है अलग अलग टाइम पे होती है? सेम टाइम पे होती है, देखो ये बता रखा सेम डे। क्या दिया जाता है इसमें? आपका एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, देन आपका एक डिप्लोमा दिया जाता है और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। ठीक है। एक कंडीशन हो जाती है नोबेल प्राइज की, क्या नहीं, कभी भी मरने के बाद नहीं दिया जाता। अगर ऐसा बता दिया है कि इनको मिलने वाला, उसके बाद कुछ हो जाता है तो वो एक अलग कंडीशन है, उसमें दे दिया जाता है। पर जो पर्सन मर गया उसको कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। और कितने लोग शेयर कर सकते हैं? आपके 3 लोग शेयर कर सकते हैं इसको। और आपको बता ही दिया था मैंने, आपको नोबेल पीस प्राइज आपको ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जाता है। बाकी में ऐसा नहीं होता, पर पीस प्राइज आपको ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरेट कौन थे आपके? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको लिटरेचर में मिला था इन द ईयर 1930। देन आपका मदर टेरेसा को मिला था फर्स्ट वुमेन नोबेल लॉरिएट, कौन? पीस में मिला था 1979 में। ठीक है। तो थैंक यू, आज का हमारा एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। तो आपको अगर आज कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।